आज हम स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी। जो स्टोरी स्टार्ट होती है 1700 से, जब हम ये बोल सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में किंग थे, रूलर्स थे, राजा थे और उनका किंगडम था। ये राजा हमेशा लड़ते रहते थे आपस में और उनमें एक कंपटीशन था, राजा और रानी। जैसा कि हमने सबने सुना है कि राजा और रानी किसमें होते हैं, मोनार्की में होते हैं। तो आज हम एक स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं। उस स्टोरी में है कि किस तरह से चेंजेस आए हैं, रिवॉल्यूशन हुआ है और वो रिवॉल्यूशन कैसे हुआ है और उस रिवॉल्यूशन के कारण क्या है, इस स्टोरी को हम देखते हैं। क्या वर्ल्ड में फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवॉल्यूशन के नाम से है, क्या वही फर्स्ट रिवॉल्यूशन है या फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी किसी रिवॉल्यूशन से इंस्पायर है? हम इसको देखते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन सोसाइटी किस तरह से डिवाइड थी उसको भी देखेंगे। 1700 में पूरे यूरोप में वॉर चल रहा था, इवन वर्ल्ड में भी वॉर चल रहा था। यूरोप में हम बोलेंगे तो 30 इयर्स का वॉर चल रहा था। चाइना में हम बोलेंगे मिंग किंग वॉर चल रहा था। इंडिया की बात करें तो वहाँ पर मराठा और एंग्लो वॉर चल रहा था। अगर हम यहाँ पर अफ्रीका को देखते हैं तो अफ्रीका में कॉन्गो वॉर था। कुल मिलाकर ये कंडीशन थी कि पूरा वर्ल्ड आपस में लड़ रहा था। ऐसे ही टाइम पीरियड में हम 1774 में चलते हैं, जहाँ पर फ्रांस में लुई 16 राजा बने थे। जब लुई 16 राजा बने थे तो उस टाइम ये मान लीजिए कि फ्रांस की जो कंडीशंस थी वो बहुत ही ज़्यादा खराब थी। इकोनॉमी की कंडीशंस खराब हो चुकी थी। अब फ्रांस में जब राजा, जो किंग बने थे, वो 20 ईयर्स, मात्र 20 ईयर्स ओल्ड थे और उनकी जो क्वीन थी वो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी और उनका नाम था मेरी एंटोनिटी। मेरी एंटोनिटी भी बहुत ही ज़्यादा खर्चीली थी। इतनी ज़्यादा खर्चीली थी कि उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनके पास लगभग 300, हर साल वो कपड़े पहनती थी, वो चेंज करती रहती, हर साल लगभग 300 जो हैं क्लोथ को वो लेती थी। इस तरह से मैरी एंटोनिटी बहुत ही खर्चीली थी। उनका एक पैलेस की जगह 2 पैलेस उन्होंने मेंटेन कर रखे थे। साथ में उन्होंने यहाँ पर वर्साई का पैलेस अगर आप देखते हैं तो उसके पैलेस का जो गार्डन है उसको देखकर आज भी इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मैरी एंटोनिटी कितनी ज़्यादा खर्चीली थी। हर तरह के शौक थे उनको, परफ्यूम से लेकर हर चीज़ का उनको शौक था। वर्ल्ड के फेमस पर्सन्स में आज भी उनका नाम आता है, जो कि अपनी लग्जरियस लाइफ जीते हैं। मैरी एंटोनिटी और किंग दोनों ही बहुत लग्जरियस लाइफ को जीने वाले थे। ऐसे रॉयल फैमिली से वो बिलोंग करती थी। ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी तो डेफिनेटली वो इस तरह की रॉयल फैमिली से बिलोंग होने के कारण बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव और खर्चीली थी। अब यहाँ पर कंडीशन फ्रांस की जब हम देखते हैं तो फ्रांस की कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं थी। अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी जो है वो डिवाइड थी 3 पार्ट्स में, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट हम बोल सकते हैं क्लर्जी। क्लर्जी इन द सेंस अगर हम नॉर्मली बोलते हैं प्रीस्ट या बिशप जो हेड होते हैं, बिशप जो हेड होते हैं, या उलेमास को बोल सकते हैं। सेकंड स्टेट जो नोबल पर्सन होते हैं जिनको हम एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। एंड थर्ड स्टेट मोस्ट ऑफ पीपल कौन होते हैं, पीजेंट्री होते हैं। पीजेंट्री, बिजनेसमैन, स्मॉल लैंड ऑनर्स, बिग ऑनर्स नहीं, स्मॉल लैंड ऑनर्स, ये सब थर्ड स्टेट्स में आते हैं। यानी कि सोसाइटी जो है वो डिवाइड थी फ्रांस में फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट में। कुल मिलाकर सोसाइटी का जो 90% पार्ट था वो थर्ड स्टेट से बिलोंग करता था, लेकिन फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट जो थे वो ओनली 10% थे। यानी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि सोसाइटी का एक बहुत बड़ा पार्ट जो था वो पीजेंट्री था। पीजेंट्री और थर्ड स्टेट से बिलोंग करता था। ठीक है, इसी तरह से अगर इसी सोसाइटी को हम इंडिया के लिए कंपेयर करते हैं तो इंडिया में भी सोसाइटी का डिवीजन था। अगर आपने देखा है, हम आज भी हमारे यहाँ पर वो सोसाइटी डिवीजन है, जैसे कि हम बोल सकते हैं अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। इसके अलावा भी हमारी सोसाइटी जो वैदिक कल्चर से रिलेटेड है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्रास, इन सबको आप कंपेयर कर सकते हैं कि कुल मिलाकर वर्ल्ड में जो लड़ाई थी, कॉन्फ्लिक्ट थी, उसका मेन ऑब्जेक्ट सोसाइटी और रिलीजन था। आज जो इंडिया में वॉर्स हो रहे हैं या जो इंडिया में कॉन्फ्लिक्ट थे, हिस्ट्री में जो हमने पढ़ा है, उसका रीजन क्या है, सोसाइटी और रिलीजन। इसी तरह से फ्रांस में भी रिवॉल्यूशन हुआ और उस रिवॉल्यूशन का रीजन क्या था, सोसाइटी और उसके रिलीजन। तो आज हम उसको देखते हैं कि कैसे फ्रांस में चेंजेस आए और फ्रांस में जो चेंजेस आए हैं उनका रीज़न क्या क्या था।
फ्रांस में जैसा कि हमने देखा है कि सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। तो सोसाइटी में जो सेकंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट था वो तो प्रिविलेजेस था, उनको बाय बर्थ उनको प्रिविलेजेस मिला हुआ था, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। टैक्स पेयर कौन थे? ओनली और ओनली थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट 2 तरह का कॉमन टैक्स देते थे, और भी टैक्सेस थे पर जनरली 2 टैक्सेस थे वहां पर। पहला टैक्स जो दिया जाता था वो टेली था और वो दिया जाता था नोबल पर्सन्स को। दूसरा टैक्स जो दिया जाता था वो क्लर्जी को दिया जाता था। इसका मीनिंग है वो चर्च को जाता था। चर्च को जो टैक्स जाता था वो क्या कहलाता है? वो टिथ कहलाता है। वो 1/10 पार्ट जो है एग्रीकल्चर का दिया जाता है। 1/10 भाग एग्रीकल्चर का, उनके जो भी कल्टीवेशन होता उसका वो पार्ट दिया जाता था, टैक्स के रूप में चर्च को दिया जाता था। इसी तरह से यहाँ पे फ्रांस में यहाँ जो टैक्स देने वाले लोग थे केवल और केवल कौन थे? थर्ड स्टेट के लोग थे। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं असंतुष्ट थे, वो सेटिस्फाइड नहीं थे। एक तो वो टैक्स दे रहे थे और उसके बाद भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे। और एक और रीजन था, ड्यूरिंग दैट टाइम फ्रांस में पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई, कॉन्टिन्यूसली पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। 1715 के टाइम में फ्रांस में 23 मिलियन पीपल थे, जबकि अगर हम बात करें कि 1784 के टाइम में फ्रांस में 28 मिलियन पीपल थे। तो कंटिन्यू पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उतना प्रोडक्शन भी तो इंक्रीज होना चाहिए, पर अपोजिट था उसके अपोजिट था बिल्कुल, कि पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रही है यानी पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन एज कंपेयर द प्रोडक्शन। तो यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा इम्बैलेंस कंडीशंस थी। तो ऐसी इम्बैलेंस कंडीशन के कारण फ्रांस में कुछ चेंजेस आ रहे थे। जो चेंजेस एकदम से नहीं आ रहे थे वो रिवॉल्यूशन के रूप में आए, और किस तरह से आए उसके लिए कुछ फिलोसोफर्स थे जो रेस्पॉन्सिबल थे। फ्रांस के कुछ फिलोसोफर्स थे जिन फिलोसोफर से फ्रांस की पब्लिक, फ्रांस की जनता बहुत इंस्पायर हुई। इन फिलोसोफर्स ने लोगों को सपोर्ट किया, अवेयर किया। इनमें से कुछ नाम हैं जो हम बोल सकते हैं: जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू एंड रूसो। जॉन लॉक ने एक ऐसे राइट्स के बारे में बताया, लोगों को अपोज किया, द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन राइट्स, राजा का राइट्स। राजा को उस टाइम इस तरह से माना जाता था कि भगवान का अवतार है, ये जो करेंगे वो सब कुछ होगा, वही सही है, कि गॉड ने इन्हें भेजा है, ऐसा वहाँ की पब्लिक मानती थी। और उन दिनों इस तरह का बोल सकते हैं माहौल क्रिएट किया गया था पब्लिक में, कि लोग क्या सोचते थे कि जो गॉड ने इन्हें भेजा और जो राजा कर रहे हैं वो सब कुछ सही है। इस तरह की एक्टिविटी वहाँ पर हो रही थी। तो इस तरह की जो थीम थी उसका जॉन लॉक ने अपोज किया और उन्होंने कहा कि ये गलत है, राजा ऐसा नहीं करना चाहिए। इस कहीं भी बाइबल में इस तरह का नहीं लिखा है कि राजा जो है भगवान का अवतार है और उन्होंने जो कहा है वो सही है। ऐसी चीज़ों को फिलोसोफर्स ने लोगों तक पहुंचाया, और इस पीरियड को, जिस पीरियड में लोगों को अपोज करना सिखाया, अवेयर करना सिखाया, इस पीरियड को हम बोलते हैं एनलाइटमेंट पीरियड, द पीरियड ऑफ एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट पीरियड बोला गया है, और एनलाइटमेंट जब है होता है तो वहाँ पर कुछ चीज़ों पर फोकस किया जाता है। फर्स्ट फोकस जो बोल सकते हैं हम, थिंकिंग, रीजनिंग, क्वेश्चनिंग एंड ऑब्जर्विंग। ये सारी पॉइंट्स पर लोगों ने जब देखा, सोचा, तो उनको दिमाग में ये आया कि क्यों राजा ही रिस्पॉन्सिबल है, क्यों राजा सब कुछ करता है। तो ऐसे टाइम फ्रांस में रिवॉल्यूशन स्टार्ट होने लगा, लोग राजा के अगेंस्ट में जाने लगे। और राजा जो क्या चाह रहा था उस टाइम, टैक्स बढ़ाना चाह रहा था, क्योंकि फ्रांस में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस थे। ऐसी कंडीशन में जब फ्रांस में लुई 16 ने जब टैक्स बढ़ाने के लिए स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई, स्टेट जनरल की मीटिंग उससे पहले लगभग 1614 में हुई थी, और उस स्टेट जनरल की मीटिंग में ही टैक्सेस को बढ़ाने का सिस्टम होता है। एक ट्रेडिशनल सिस्टम था, फ्यूडल सिस्टम था, कि वहाँ पर जब भी टैक्स बढ़ाया जाता था तो मीटिंग बुलानी जाती। मीटिंग भी एक डिप्लोमेटिक कंडीशन के तहत बुलाई जाती थी, जैसे कि फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट, हर स्टेट की एक वोट वैल्यू होती थी। यानी फर्स्ट स्टेट का एक वोट है, सेकेंड स्टेट का एक वोट है, और थर्ड स्टेट का एक वोट है ना डिप्लोमेटिक कंडीशन, कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट तो ऑलवेज किसके फेवर में रहेंगे? राजा के फेवर में रहेंगे, क्योंकि उनको तो टैक्स देना ही नहीं है। टैक्स अगर बढ़ रहा है या टैक्स अगर देना है तो किसको देना है? थर्ड स्टेट को देना है। तो अपने आप जो थर्ड स्टेट है वो कुछ कर ही नहीं सकता। तो ऐसे समय में जब लुई 16 ने मीटिंग बुलाई स्टेट जनरल की, तो जो थर्ड स्टेट था उन्होंने कहा, राजा से एक रिक्वेस्ट की कि आप
वन पर्सन वन वोट कीजिए, क्योंकि फर्स्ट स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट कर रहे थे मीटिंग में, सेकंड स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट कर रहे थे मीटिंग में, और 600 मेंबर्स जो थे वो मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे वो थर्ड स्टेट के थे। तो यानी कि जो थर्ड स्टेट था वो ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा था, जबकि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट जो था वो कम पार्टिसिपेट कर रहा था। राजा ने थर्ड स्टेट की बात को डिनाई कर दिया, और जब उनको बुलाया गया, जब आपको कोई बुलाता है तो डेफिनेटली वो बहुत ही आदर सत्कार से आपको बिठाता है, और ऐसे टाइम में जब आपसे टैक्स लेना है, राजा ने जो सिटिंग अरेंजमेंट किया था वो इस तरह से था। पैलेस बहुत ही सुंदर सा सजाया गया वर्साई के पैलेस को, लेकिन वहां पर जब मीटिंग हुई तो फर्स्ट स्टेट आगे बैठे फ्रंट सीट पर, फर्स्ट स्टेट को बिठाया गया, देन सेकंड स्टेट को बिठाया गया, और थर्ड स्टेट के जो मेंबर थे उनको उनके पीछे, मतलब 300 के पीछे 300 जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे वो खड़े कर दिए गए, और 300 को सेकंड स्टेट के पीछे खड़े कर दिया गया। इस तरह से उन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट किया। जब ये सिटिंग अरेंजमेंट देखा थर्ड स्टेट ने, तो वो जो पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन थे वो नाराज हो गए और उन्होंने मीटिंग का बॉयकॉट कर दिया। और वो कहाँ जाकर जमा हुए? वो सब लोग असेंबल हुए 20 जून 1789 को वो सब असेंबल हुए टेनिस कोर्ट में, और टेनिस कोर्ट में जाकर उन्होंने ओथ ली कि अब हम जब तक चुप नहीं बैठेंगे, जब तक शांत नहीं बैठेंगे, जब तक कि हम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार ना कर ले, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट ना कर ले जो राजा की पावर को लिमिट में कर दे, किंग की पावर को लिमिट में कर दे। इसीलिए क्या किया गया कि थर्ड स्टेट के जो पीपल्स थे, मेंबर्स थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी की, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट कर दिया। 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो गया, और कॉन्स्टिट्यूशन जब ड्राफ्ट हुआ तो उसके तहत नेचुरल राइट्स दिए गए। लेकिन क्या आपको लगता है ये सारे चेंजेस बहुत जल्दी से हो गए? बहुत सारा टाइम लगा इसमें। और क्या सभी को राइट मिल गया? जी नहीं। जो चेंजेस हो रहे हैं वो सभी के लिए नहीं है, सभी को राइट नहीं मिला है। जितने भी पीपल्स हैं जो एडल्ट हैं, या ये बोल सकते हैं कि उनको 25 ईयर्स बिलोंग करते हैं, उनको राइट नहीं मिला है। उन्हीं लोगों को राइट मिला जिनके पास प्रॉपर्टी थी। मतलब आज भी जो चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस पूरे नहीं थे, वो चेंजेस सभी के लिए नहीं थे। रिवॉल्यूशन और आगे जाने वाला था। यानी कि राजा की पावर को तो लिमिट में कर दिया गया है, नेचुरल राइट्स दे दिए गए हैं। नेचुरल राइट्स वो राइट होते हैं जिनको कभी भी आप डिसमिस नहीं कर सकते हैं। तो नेचुरल राइट्स दे दिए गए, लेकिन 25 ईयर्स जो पीपल हैं, जो मेल पर्सन हैं, जो टैक्स पे करते हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी है, उन्हों को ही एक्टिव सिटीजन माना गया है। बाकी के जो रिमेनिंग पब्लिक थी उसको पैसिव सिटीजन में माना गया। स्पेशली फीमेल्स का तो कहीं भी आगे के आने वाले 150 साल 150 ईयर्स तक राइट नहीं मिलने वाला था। सोचिए जो फ्रांस दुनिया में सबसे पहले रिवॉल्यूशन लेकर आया है, उस कंट्री में फीमेल्स को राइट कब मिला है? 1946 के तहत। तो आप ये देख सकते हैं, आप खुद सोच सकते हैं कि कितने चेंजेस आए हैं। आप खुद इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं या कंक्लूजन कर सकते हैं इस बात का कि चेंजेस कितना आए हैं। 1791 में नेशनल असेंबली बन गई। स्टेट जनरल से अब जो असेंबली बनी है वो स्टेट जनरल से नेशनल असेंबली में बन गई, और नेशनल असेंबली जो बनी है वो किंग और क्वीन की पावर को लिमिट में कर रही है। अब फ्रांस क्या बन चुका था? फ्रांस एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट हो गया था। लेकिन अभी बोल सकते हैं कि हम अभी दौड़ बहुत लंबी है, अभी और ज़्यादा आगे जाना है। अभी लोग जो हैं सेटिस्फाइड नहीं थे, पब्लिक सेटिस्फाइड नहीं थी, क्योंकि सभी को राइट्स नहीं मिले थे। उन्हीं दिनों फ्रांस में जैकोबिन क्लब्स बन रहा था। जैकोबिन क्लब्स एक ऐसा क्लब्स था जो लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता था। छोटे छोटे जो बोल सकते हैं काम करने वाले लोग, वर्कर्स, पियोन, इस तरह के लोगों ने एक क्लब बनाया, जिस क्लब में वो मीटिंग्स करते थे, डिबेट एंड डिस्कशंस करते थे और आगे आने की प्लानिंग करते थे। उस क्लब के मेंबर को जो थे वो उनका एक ड्रेस कोड होता था, वो अलग डिफरेंट तरीका ड्रेस पहनते थे। जैकोबिन क्लब के लीडर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने 10 अगस्त 1792 में राजा के गार्ड को मार दिया, और राजा और रॉयल फैमिली
को जेल में डाल दिया गया। राजा और रानी, जो किंग और क्वीन थे, लुइस 16 और मैरी एंटोनियोटी, उन दोनों को जेल में डाल दिया गया। बाद में उन पर प्रिजन का चार्ज लगाया गया, देशद्रोह का चार्ज लगाया गया और उनको फांसी की सजा दे दी गई थी। फांसी की सजा जो दी, डेथ ऑफ सेंटेंस, वो भी इस तरह से नहीं दिया जाता था। वहाँ कोई एक इक्विपमेंट बोल सकते हैं, एक यंत्र बोल सकते हैं, वहाँ पर एक बनाया गया था जिसे हम बोलते हैं गुलिटिनाइज कराना। गुलिटिनाइज किया गया था, राजा और रानी को मरवा दिया गया था और इस तरह से फ्रांस में मोनार्की का एंड हो गया और इलेक्शंस कराए गए फ्रांस में। अब नाउ फ्रांस कैसा हो गया है, मोनार्की से डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो गया था। हम सब ने ये स्टोरी देखी है, हम सबको पता है कि ये स्टोरी जो है वो मोनार्की से डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो रही है। पर क्या ये स्टोरी बहुत इजी है? क्या जल्दी से संभव हो गया था कि ये सब कुछ होना? नहीं। इसमें आप देख सकते हैं कि जो फ्रांस का रिवॉल्यूशन हुआ है 14 जुलाई 1789 को फ्रांस का रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, वो कब जाकर वहाँ पर चेंजेस आए हैं? 1792 में चेंजेस आए। लेकिन 1792 में भी इतने चेंजेस नहीं आए थे। डेमोक्रेसी आई लेकिन डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं। 1793 से लेकर 94 का पीरियड, जो पीरियड कहलाता था द रेन ऑफ टेरर, रॉबेस्पियर का पीरियड, हिटलर जैसा पीरियड था। रॉबेस्पियर डेमोक्रेसी लेकर आए थे, राजा का, किंग का, मोनार्की का एंड किया था उन्होंने। लेकिन अब उन्होंने खुद ने क्या किया था, वो जो 1 ईयर, उसी के बाद रॉबेस्पियर को भी मरवा दिया गया। अगेन फ्रांस में चेंजेस आए और फ्रांस मूव करने लगा डिक्टेटरशिप की तरफ। 1793 से 94 के पीरियड के बाद, रॉबेस्पियर के पीरियड के बाद, फ्रांस की हिस्ट्री में नेपोलियन बोनापार्ट की एंट्री हुई। नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप को एस्टैब्लिश कर दिया। 1789, 14 जुलाई 1789 से 1815 तक वर्ल्ड में, यानी कि फ्रांस में जो चेंज आए हैं, आज हम उस चेंज को रिवॉल्यूशन के रूप में देखते हैं। फ्रांस जो एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट हुआ और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से फ्रांस डेमोक्रेसी में आया, लेकिन डेमोक्रेसी भी स्टैब्लिश ना रह पाई, फ्रेजाइल रही और डेमोक्रेसी से फ्रांस डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हुआ। तो इस स्टोरी से हम ये देख सकते हैं कि कितने कॉन्टिन्यूसली चेंजेस आए फ्रांस में। फ्रांस ही नहीं, वर्ल्ड में भी आज ऐसे चेंजेस आते हैं और चेंजेस आए थे, आगे भी चेंजेस आते रहेंगे। तो इस स्टोरी से हम ये देखते हैं कि वर्ल्ड में जिस तरह से चेंजेस आए थे, प्रीवियस जितनी भी हम स्टोरीज देखते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री की रिवॉल्यूशन देखते हैं, तो इस तरह के चेंजेस आते थे, आए हैं और आगे भी आते रहेंगे, आगे भी रिवॉल्यूशन होता रहेगा। तो ठीक है, फिर आप लोग चेंजेस के लिए तैयार रहिए, रिवॉल्यूशन के तैयार रहिए। वर्ल्ड में आगे भी इन फ्यूचर बहुत सारे रिवॉल्यूशन होंगे और कहीं ना कहीं वो रिवॉल्यूशन वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट बनेंगे। तो अगर आपको ये स्टोरी, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की स्टोरी पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।